जरूरत नहीं पर देखते रहना। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हमारी रिवीजन क्लास है कूलॉम्स लॉ। आज मैं बहुत लंबा मारूंगा रिवीजन, 1.5 घंटे का। 1.5 घंटे का वीडियो अपलोड कर दूंगा डायरेक्ट, पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एक साथ देख लेना, ठीक है। तो तमाम बातें नहीं होंगी, वैसे मैं वीडियो के शुरू में तमाम सारी फर्जी की लेक्चर देता रहता हूँ, आज नहीं दूंगा। चलो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है, यहीं से शुरुआत होती है आपकी फिजिक्स की। आपकी फिजिक्स की जर्नी का पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। हाँ, क्योंकि आपकी सबसे शुरुआती दौर का टॉपिक आया चार्ज। किसी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आए, जब मैं पूछूंगा तभी आवाज़ आए, तभी अच्छा लगेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। तो आप पढ़ना शुरू करने जा रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में सब कुछ कहता है जहाँ जो कुछ शुरू हो रहा है। आपने देखा, जब तक गॉस थ्योरम खत्म नहीं हो जाएगी चार्ज शब्द नहीं खत्म होगा। तो सबसे पहले चार्ज पता होना चाहिए ना। यू नो अबाउट टू चार्ज? बहुत सारे लोगों को पता है। देखिए डॉक्टर साहब भी आ गए, मतलब किसी को चैन नहीं पड़ती, घर में क्या छुट्टी है तब भी आ गए है ना। तुम्हारी शक्ल देखने के लिए आए होंगे। तो बात कर रहा था कि चार्ज की बात कर रहे थे हम लोग। तो बहुत सारे लोगों को चार्ज के बारे में पता है, बहुत सारे लोगों को चार्ज के बारे में नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता है वो शुरू से देखें, जिनको पता है वो दोबारा एंजॉय करें, ठीक। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। देखिए, हमने तुमसे कहा कि जब चार्ज के बारे में बात करो तो मैं फिजिक्स का शिक्षक ठहरा। हमारी फिजिक्स और केमिस्ट्री के चार्ज में बहुत बड़ा टेंशन है। हमारी केमिस्ट्री याद कराती है, कहती है जब किसी मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज, आ जाते हैं तो नेगेटिवली चार्ज। लेकिन आज मैं वही चीज़ साबित करके दिखाऊंगा। आज क्लास आप ले रहे हैं? हाँ, आज मैं रिवीजन क्लास ले रहा हूँ, बैकअप क्लास। तो चलिए, आज हम आपको चार्ज की डिटेल और डीप समरी देंगे, जो आपके यहाँ 2.5 पेज में लिखी गई है आपकी कुमार मित्तल में। आपको मैं उस 2.5 पेज की स्टोरी को 2.5 लाइन में समराइज करूंगा, और रियल में तुमको ये बताऊंगा कि चार्ज आधे क्लियर हो गया कि नहीं। देखना चाहते हैं? चलिए, बड़ी भूमिका नहीं बनानी है, हमें चार्ज के बारे में बात करनी है। हम एक कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं जो आपकी ज़िंदगी में बहुत है। सवेरे सवेरे कुकर चढ़ा देते हैं, इसी का तो है, और कुछ इसी का रखे हैं। मिश्रा जी, इसका और क्या रखे हैं आप? कढ़ाई भी है इसी की, और भी कुछ है, तार भी है, और भी रखे हो कुछ वाला? कुछ और रखे हो तो बताओ। सिक्का भी 1-2 रखे होंगे पुराना वाला। सब एल्युमिनियम का होता था, कॉमन एलिमेंट है, हमारी ज़िंदगी में बहुत यूज है इसका, एल्युमिनियम का। तो हम एक एल्युमिनियम ले लेते हैं, चाहते तो कॉपर और आयरन भी ले सकते थे। तो दुनिया में सबको पता है, जो बच्चा 9th में पढ़ के आया है, कि मैं आपसे कह दूं कि एल्युमिनियम का एटॉमिक कन्फिग्रेशन बनाइए। एल्युमिनियम का परमाणु विन्यास। मिश्रा जी, परमाणु विन्यास कर लेंगे एल्युमिनियम का? नहीं करेंगे? कर लेंगे। चलिए, थोड़ा सा गाइड करिए हमको, हल्का सा। एल्युमिनियम के में कितनी ऑर्बिट होंगी? 3 ऑर्बिट होंगी कि 4 होंगी? 3 होंगी। न्यूक्लियस में कौन रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या डिसाइड करने का तरीका पता है आपको? कैसे? परमाणु क्रमांक की वैल्यू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देती है। परमाणु भार में परमाणु क्रमांक घटा दें तो न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाती। क्लास 9th की स्टडी है केमिस्ट्री की, ये फिजिक्स में था भी नहीं गई। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मिलते हैं? 2। दूसरी कक्षा में 8। और आखिरी में मिलते तो 18 हैं, लेकिन बचे तो 3 ही है ना। मिलते तो 18 हैं, बचे तो 3 ही है ना। तो एटॉमिक कन्फिग्रेशन पूरा हो गया। आप प्रोटॉन को जानते हो? सत्यम जानते हो? अपने नाम से ही पता लगा देता है दोनों सबका। हाँ, पी से प्रोटॉन और पी से पढ़ाकू। आज से प्रोटॉन नहीं है, पढ़ाकू है। तुम्हारी तरह नहीं है कि दिन भाई इधर घूमे। न्यूट्रॉन जानते हो कौन है? न्यूट्रल।
हाँ बिल्कुल न्यूट्रल, यन से न्यूट्रल। और इलेक्ट्रॉन जानते हो कौन है? हमारे आर.के. सर ने इसका नाम दिया है, तब से मैं भी जानता हूँ इसको। पहले मैं नहीं जानता था, एक दिन हमने भी इसको देख लिया था वो काम करते हुए, जिससे इसको भी हमने कह दिया आवारा है। इलेक्ट्रॉन आवारा होता है, प्रोटॉन पढ़ाकू होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। आवारा लोगों की प्रवृत्ति तो जानते ही होंगे, क्या करते हैं? हाँ, सारे जहाँ मर्जी करे घूमते रहते हैं। जितने आवारा होते हैं उनको इसलिए आवारा नाम ही दिया गया है, घूमते बहुत हैं। जितने आवारा हैं सब घूमते हैं। आप समझ ले, अपने अपने को कैटेगराइज कर सकते हैं। जो जो अपने को इस कैटेगरी में रखना चाहता हो वो आज से इलेक्ट्रॉन है, अपना नाम बदल ले। जैसे आवारा अच्छा नहीं लगता है तो अपना नाम इलेक्ट्रॉन रख लिया कि मैं इलेक्ट्रॉन, फीलिंग अच्छी आएगी। सारा मामला तो फीलिंग का है। तो इलेक्ट्रॉन आवारा है। और दूसरी बात, जो अपने घर से जितना ज़्यादा दूर है वो उतना ही ज़्यादा आवारा है, क्योंकि उसको उतना खौफ कम है। जैसे गाजीपुर वाले ज़्यादा आवारा होते हैं, इलाहाबाद से घर में ज़्यादा दूर वही है ना, सब ज़्यादा दूर वहीं से लोग पढ़ने आते हैं। तो गाजीपुर वाले सबसे ज़्यादा आवारा हो जाते हैं, क्योंकि घर से ज़्यादा दूर हैं। अब वहाँ वाला यहाँ कोई है नहीं ना, देखने वाला कोई है नहीं है, तो कहीं भी जाएंगे। तो जो घर से ज़्यादा दूर है वो ज़्यादा आवारा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा आवारा कौन है? आउटर मोस्ट टारगेट वाले तीनों। तो अगर ये आवारा हैं तो आपको पता है आवारा घूमते फिरते रहते हैं, ये घर में टिकते नहीं हैं। अब से निकल लिए तीनों एक दिन। अभी फिलहाल शुरुआत की पोजीशन ये थी कि इसके अंदर 13 प्रोटॉन मौजूद थे। आप सबको इतना तो पता ही होगा, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है कितना? 1.6 × 10⁻⁻, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। और शुरुआत में ओरिजिनल स्टेट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बिल्कुल बराबर होती है। एनी कंफ्यूजन? बिल्कुल परफेक्शन के साथ बराबर होती है। न्यूट्रॉन तो बेचारा आज भी न्यूट्रल है, देयर इज नो चार्ज। अब आपसे मैं कहता हूं व्हाट इज द नेट चार्ज? नेट चार्ज कितना होगा अगर आप गणित से कैलकुलेट करते हैं? तो जितना पॉजिटिव उतना, यानी एक तथ्य तुमको मिल गया यहाँ से कि दुनिया का हर मटेरियल ओरिजिनल स्टेट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओरिजिनल स्टेट में इलेक्ट्रिकली, ओरिजिनल का मतलब उससे कुछ गया नहीं, उसमें कुछ, और जाने आने वाले केवल वही है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कहीं आता जाता नहीं है। प्रोटॉन चुपचाप घर के अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर रह करके पढ़ाई करता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, घूमता भी नहीं है, पढ़ता भी नहीं है, खाया सो लिया। तो इसमें कुछ न्यूट्रॉन भी होंगे, कुछ प्रोटॉन भी होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। इसी क्लास में सारे मौजूद हैं। अपने को खुद को एनालिसिस कर लीजिए और अपने को कैटेगराइज कर लीजिए। अपना कॉपी के ऊपर आज से वही नाम लिखिएगा, है ना? कॉपी के ऊपर नेम सेट आती है ना, उसके ऊपर आज से वही नाम लिखिएगा जो अपने को समझते हो। अपना, हाँ, माता पिता का दिया नाम आज से मत लिखना। अपनी कैटेगरी क्लियर कर लीजिएगा, जो लिखना चाहें। देखें, हम कल देखेंगे कौन कौन अपने अपना नाम लिख के लाता है। हाँ, देखना अपना अपना नाम कौन क्या लिख के लाता है। चलिए, तो ओरिजिनल स्टेट में दुनिया का हर चार्ज पार्टिकल क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। सुनो, आपने कहा इलेक्ट्रॉन आवारा होता है, तो एक दिन, और जो जितना घर से ज़्यादा दूर होता है वो उतना ज़्यादा आवारा होता है। तो मिश्रा जी, एक दिन एक काम करते हैं हम लोग, ये जो ज़्यादा आवारा हैं इनसे कह देते हैं आप चौक घूमिए, और तुमको कहने की जरूरत कहाँ है, ये अपने मन से चले जाएंगे। उनको किसी की परमिशन की भी जरूरत नहीं, अपने आप चले जाएंगे। तो एक दिन तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए। अब तीनों इलेक्ट्रॉन चले गए, तो आप बताओ इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 13 थे, 3 चले गए। कितने बच गए? 10 इलेक्ट्रॉनों के ऊपर टोटल सिस्टमैटिक चार्ज कितना हो जाएगा? आपकी बात 10 × 10, 1.6 10 की घात -19 हो जाएगा। सच है, क्योंकि 10 ही तो बचे, 3 चले गए। प्रोटॉन पढ़ाकू है, कहीं नहीं जाता है। 13 आज भी है। आप बताओ व्हाट इज द न्यू चार्ज? न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसको हम छोड़ देते हैं। अब आपसे मैं कहता हूं व्हाट इज द नेट चार्ज? आप क्या बताओगे?
व्हाट इज द नेट चार्ज? 3 इंटू 1.6 10⁻⁹ गणित आती है ना? इसमें से इसको घटाएंगे तो ये दोनों में कॉमन निकलेगा, 13 में 10 निकलेगा, 3 बचेगा। आपने क्या देखा? 3 इलेक्ट्रॉन चले गए थे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो अपने 3 इलेक्ट्रॉनों के चार्ज के बराबर कैसा चार्ज छोड़ गए? पॉजिटिव चार्ज छोड़ गए। करेक्ट है। अब जो आवारा था, घर से बाहर घूम रहा था, तो घर के बाहर उसके दोस्त भी बिल्कुल उसी के जैसे होते हैं। जो जैसा होता है उसके दोस्त भी तो वैसे ही होते हैं। क्या मैं गलत बात बोल रहा हूँ? जो जैसा होता है उसके दोस्त बिल्कुल वैसे ही होते हैं। पढ़ाकू लोगों के दोस्त पढ़ाकू, आवारा के दोस्त आवारा। अब एक घर से बाहर जाएगा तो इसके जो भी दोस्त होंगे वो तो सारे आवारा ही होंगे। हाँ, एक पर एक भारी है। घर गए, घर से बाहर तीनों घूमने गए, पीवीआर घूमे, कंपनी गार्डन घूमे, गंगा जी घूमे। जहाँ घूमते रहे तो उस दिन भर में एक मिशन था कि अपने जैसे 3 और पकड़ लें। 4 भी पकड़ ला सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, 40 भी पकड़ ला सकते हैं अपने जैसे 3 और पकड़ लाए एक दिन। तो अपना तो घरे आ गए अपने शाम को, और अपने जैसे। इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद हैं? खुद लौट आए, 3 अपने जैसे बुला लाए, सिस्टम में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 16 इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कितना चार्ज हो गया? प्रोटॉन पढ़ाकू है, कहीं नहीं जाता है, चार्ज की वैल्यू पाता है। अब बोलो नेट चार्ज कैलकुलेट करूं तो कैसी फील आए? क्या ये आपकी बार निगेटिव होगी? ये बात कोई भी बच्चा क्लास 9 की केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ता है तो वहीं ये बात नजर आती है। जब किसी मेटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज आ जाते हैं तो नेगेटिवली चार्ज। आपको साबित कर दिया है क्या? 3 गए थे तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर कैसा चार्ज आया? 3 एक्स्ट्रा आ गए तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर कैसा चार्ज आया? तो ये मेरी फिजिक्स है। हमारी केमिस्ट्री में केवल लिखाया जाता है और कहा जाता है बेटा याद करो। हमारी फिजिक्स में हर बात को साबित करके दिखाया जाता है कि देखो, आंखें खोल के देख लो, थोड़ी गणित आनी चाहिए। हाँ, देखिए फिजिक्स का टूल मैथमेटिक्स है, और मैथमेटिक्स आपकी कमज़ोर है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर आप फंसते हैं तो ज़िंदगी आपकी उलझती है। और मैथमेटिक्स आपकी अच्छी है तो फिजिक्स जैसा खूबसूरत सब्जेक्ट धरती पर कोई दूसरा नहीं बनाएगा। क्लियर हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन गए तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन आए तो चार्ज। तो अब चार्ज की डेफिनेशन क्या देंगे? 2.5 पेज लिखी है, क्या लिखाऊं बताओ? 2.5 पेज किताब खोलो, 2.5 पेज लिखा है, मैं बताओ उसमें से क्या लिखा दूं? तुम्हारे पास भी तो अपना कंक्लूजन हो गया है, क्या लिख रहे हो? बस हमने कंक्लूजन ये निकाला कि इलेक्ट्रॉन गए तो आवेश, इलेक्ट्रॉन आए तो आवेश। तो एक ही लाइन की परिभाषा तो आएगी, क्या आएगी वो? आज के बाद ये सब कहानी है, इसको कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, इसको सब मिटा दो, तुम समझ गए होगे। इसे कहीं नहीं लिखना है, इसको बिल्कुल हटा देना। ये सिर्फ तुम्हारी समझ के लिए था कि आप अपनी बात को सीरियसली समझ जाएं कि वो बात आपको समझ आई कि नहीं। और डेफिनेशन की जब बात आती है तो आपको पता है आप सचान सर के साथ फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं लेकिन आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। आप इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी तो कर सकते हैं। क्या होता है वो? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आवेश कहलाता है। अब इतनी अंग्रेजी तो हमारे प्रभात सर पढ़ाते हैं कि आप हिंदी को अंग्रेजी और अंग्रेजी को हिंदी बना ही सकते हैं, नहीं बना सकते? और फिर हमारी फिजिक्स वाली अंग्रेजी वो तो ऐसे कन्वर्ट है, इतनी सरल और सीधी है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आवेश कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आवेश। और एक खूबसूरत सा फार्मूला भी तो आपने जाने अनजाने ड्राइव कर लिया है, प्लस माइनस। सुना क्या आपने? प्लस माइनस एन क्या है? यहाँ एन क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ। और ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ सिर्फ सारा खेल
चार्ज का सारा खेल इलेक्ट्रॉन के हवाले है, चार्ज में कोई दूसरी बात नहीं आएगी। पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, निगेटिव चार्ज आएगा तो भी वो इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। यानी चार्ज का कारक कभी प्रोटॉन नहीं हो सकता है। प्रोटॉन तो बेचारा न्यूक्लियस में बैठा रहता है, तुमने अभी भी देखा ना, इलेक्ट्रॉन गए थे तो चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन आए थे, यानी चार्ज का कारण सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, कभी प्रोटॉन नहीं है। ठीक, चलो इसी बात पर मुझे एक घटना याद आती है। शायद 19 अगस्त 2012 था, हाँ 19 अगस्त 2012 था, रात 8 बज रहा था, भरपूर बारिश हो रही थी। हाँ मैं क्लास लेकर के ऊपर पहुंचा, पहले तो मेरी कोचिंग नीचे थी, मैं ऊपर रहता था। तो मैम ने कहा ऐसा है, अगर खाना खाना है तो आटा पिसा के पहले गेहूँ पिसा लाइए। तो यार बारिश हो रही है, क्यों ऐसा कर रही हैं आप? बोले नहीं, अगर इच्छा हो तो भोजन किया है, नहीं आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भरिए, जाता हूँ। लेके जा रहा था, जैसे ऊपर से नीचे आया, बारिश तो हो ही रही थी क्योंकि ज़्यादा दूर तो थी नहीं चक्की। एक भाई साहब छाता लिए जा रहे थे, हम जैसे वो दूरी लेके बाहर निकले, और बोले सर रुकिए 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 रुकिए। हाँ क्या हुआ भाई साहब? बोले सर एक सवाल बता दीजिए। बस क्या हुआ? सवाल बता दीजिए। हम कहा पूछिए भाई। अरे हम कह बारिश हो रही, देखो ये काम करने जा रहे हैं, थोड़ी देर रुक सकते हो क्या? बोले नहीं सर मुझे बता दीजिए, खुद छाता लिए मैं पानी में भीग रहा हूँ, मेरे पास गेहूँ भी है, वही भीग जाएगा, साला पिसेगा भी नहीं। हम कहा ठीक है भाई, थोड़ा अंदर आ जाओ ताकि हम भी थोड़ा भीगने से बच जाए, वापस आओ। बोला सर हमें एक सवाल बताइए, दो सेम साइज के स्फीयर हैं, दो सेम साइज के स्फीयर हैं, एकदम साइज सेम है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है, सेम। जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना इस पर, सर किसका मास ज्यादा होगा? सर किसका मास ज्यादा होगा? आपको पता है किसका? नेगेटिव वाले। आपको तो पता चल गया किसका मास ज्यादा है। क्यों पता चल गया? क्योंकि इससे निकल के इलेक्ट्रॉन गए होंगे। आपको कंसेप्ट क्लियर है ना कि प्रोटॉन का कोई रोल यहाँ नहीं होता है, तो इससे प्रोटॉन निकल करके सॉरी इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें गए होंगे। तो हर इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, आपको तो पता है फिजिक्स में हमारी इलेक्ट्रॉन के मास का भी कंसिडरेशन है। यू नो अबाउट टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हर इलेक्ट्रॉन के जाते इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, हर इलेक्ट्रॉन के आते इस पर, तो मतलब इससे इलेक्ट्रॉन गए होंगे, इस पर पहुंचे होंगे। तो हमने कहा भाई साहब निगेटिव वाले का मास ज़्यादा होगा। तो भाई साहब हमसे बहस करने लगे, बोले नहीं आप गलत पढ़ाते हैं बच्चों को, पॉजिटिव वाले का ज़्यादा होगा। तो हमने उनसे पूछा भाई साहब आप क्या करते हैं? तो बोले सर मैं MSc कर चुका हूँ पूर्वांचल विश्वविद्यालय से, और मैं PGT की तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो कोचिंग करता हूँ, मुझे बताएगा पॉजिटिव वाले का मास ज़्यादा होगा, और आप गलत पढ़ाते हैं बच्चों को। हमने कहा भाई साहब एक काम करिए, हमारा नॉलेज यहीं तक है, आप थोड़ा ज्ञान दे दीजिए, हमको शायद मिल जाए। तो बोले सर पॉजिटिव वाला इसलिए चार्ज होगा क्योंकि उस पर प्रोटॉन होगा, और निगेटिव वाला इस पर चार्ज होगा क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन होगा। बहुत बढ़िया थ्योरी है आपकी। और बोले प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा भारी होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है इसलिए कम भारी होगा। उनका भाई साहब धन्य है। हमका कभी ज़िंदगी में पढ़े हो फिजिक्स? हमने कहा दोस्त तुम्हारा नहीं है, दोस्त तुम्हारे विश्वविद्यालय का है जहाँ से तुम पढ़ के आए हो, दोस्त तुम्हारे बैकग्राउंड का है, और दोस्त तुम्हारे उन गुरुजनों का भी है जिन्होंने तुम्हें पढ़ाया होगा। कॉमन सेंस नजर नहीं आता है आपको कि किसी चार्ज का कारण प्रोटॉन नहीं हो सकता है? प्रोटॉन कहीं पार्टिसिपेट करता है? कभी पढ़ा है क्या? पार्टिसिपेट कौन करता है? ऑलवेज इलेक्ट्रॉन। चार्ज का कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज आता है तो, पॉजिटिव चार्ज आता है तो भी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जाना ही चार्ज है, आना ही चार्ज है, आए तो नेगेटिव जाए तो। उम्मीद करता हूँ छोटी सी बात आपको तो पहले ही समझ में आ गई थी कि नेगेटिव वाले का मास ज़्यादा होगा, पॉजिटिव वाले का। फिजिकल अपीयरेंस क्या है? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, इस पर गए होंगे, तो इस पर पहुंच रहे हैं तो बढ़ता जाएगा, इससे निकलते जाएंगे तो घटता जाएगा। प्रिंस ऑफ माइंड लगाने वाली बात है। इसमें काहे का प्रोटॉन? हाँ सर हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था, तो हम काहे पढ़ रहे हो? PGT हो जाओगे तो बच्चों का भविष्य खराब करोगे, यही पहले दिन से ही।
पहले दिन से लक्षण नजर आ रहे हैं। जब पहला टॉपिक तुम ये पढ़ाओगे कि चार्ज ये है तो बच्चों का भविष्य तो चला जाएगा ना, और उसके कर्णधार आप होंगे। ये घटना मुझे भूलती नहीं है जीवन में, कभी एक्सप्लेनेशन ले आता हूँ कभी कभी। चलो छोड़ो, ये तो छोटी बात थी, आपको तो पहले से पता था नेगेटिव चार्ज का मार्क ज़्यादा होगा, आपको तो पता चल गया। एक स्टेटमेंट लेते आपको पता चल गया, उनको कैसे नहीं पता चला, कमाल है। ऐसे तो देश में MSc BSc करके घूम रहे हैं, फिर कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही, काबिल क्या हुआ गेहूँ तो फिर बाद में पिसेगा ही ना। अच्छा गेहूँ रह गया था ना, अरे आलू को तो था ही नहीं, पैदा नहीं हुआ था। अच्छा पैदा हो गया था। मैंने पढ़ाना तब से शुरू कर दिया जब तुम में से कोई पैदा नहीं हुआ था। मेरा टीचिंग कैरियर तुम्हारी पैदाइश के पहले का है। यस 20 ईयर। हाँ कल मनु के पापा पूछ रहे थे आपकी एज कितनी, हम कहा क्यों जान के क्या करेंगे, बोले आपने कहा 20 साल पढ़ा लिया है आपने, थोड़ा नहीं होता है। हमने कहा बिल्कुल सही है, और जितने दिन पढ़ा लिया है उतने दिन का जो मेरा अनुभव है वो एक रिटायर्ड टीचर से ज़्यादा है, मैं साबित कर सकता हूँ। रिटायर्ड टीचर से ज़्यादा है, जो बहुत अच्छा अपने विषय का जानकार और रिटायर्ड टीचर है, उससे भी मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है आज प्रेजेंट टाइम में। वो क्या करता है, साल में एक बार एक किताब पूरी नहीं पढ़ाता है, आधी पढ़ाता है, चाहे जहाँ देख लेना। तुमको तो पता ही होगा सबको कि एक ही किताब को एक ही क्लास में कई बार पढ़ा देता हूँ पूरे सेशन में, एटलीस्ट 3 टाइम्स, नहीं तो कभी कभी 4 और 5 भी लग जाता है। कुछ पोर्शन का तो 4 बार 5 बार लग जाता है। हाँ कुछ, हाँ 11 4 बार देखिए बैठे हुए हैं, 11 4 बार पढ़ा है। और मनु कल कह रही थी कि सर सिलेबस पूरा हो जाएगा कि नहीं। 5 बार तो सही नहीं हो गया। हाँ 5वीं बार तो कूलम चला पढ़ा रहा हूँ कोरोना में, जब किसी की हिम्मत नहीं है कि एक बार भी ठीक से पूरा करें, किसी तरह चल रहा है, डगरा रहे हैं, आज ये पढ़ा दिया आज वो पढ़ा दिया, बोले क्लास चल रही है हमारी ऑनलाइन। हमने 5वीं बार ऑनलाइन क्लास में देखिए आज आपके सामने बैठे हैं, बोला कितना पढ़ाया। फिर तो साल में 3 से 4 बार, और तीनों बैच पढ़ाता हूँ मैं। CBSE को पढ़ाता हूँ, UP बोर्ड को पढ़ाता हूँ, ICSE को पढ़ाता हूँ, तो 3 बैच हो गए एक ही पैरल, एक 11 CBSE, एक 12 CBSE और एक, तो सबको 3 बार पढ़ाना है। पैटर्न तो वही रहेगा ना, सिलेबस तो वही है ना। तो 9 से 10 बार पढ़ाता हूँ साल भर में। 20 साल में जरा काउंट करो कितना होता है, कम से कम 150 से 200 बार ये फ्रिक्वेंसी में कर चुका हूँ। तो इन किताबों में ऐसा कुछ लिखा गया नहीं जो तुम्हें मैं बता ना सकूँ। दूसरी बात, जो स्कूल का टीचर होता है जिसको नौकरी मिल जाती है 30 साल में, 30 साल तो मिलते हैं, वो 1 साल में एक बार नहीं पढ़ाता है। तो पूरे अगर 60 साल का हो जाएगा तो 30 बार इस किताब को नहीं पढ़ाएगा। मैं कितनी बार पढ़ा चुका हूँ, 180 से 190 बार। तो 6 गुना उससे एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा है जो रिटायर हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं, इसलिए चिंता मत करिएगा। ये सवाल कभी मत उठाइएगा सिलेबस पूरा होता है कि नहीं, ठीक है। चलो चार्ज क्लियर हो गया, वक्त है चार्ज आपने क्लियर कर लिया है। तो फिजिक्स जैसे खूबसूरत सब्जेक्ट में हमने बताया कि थ्योरी बहुत महत्व नहीं रखती है, महत्व न्यूमेरिकल्स का होता है। और ख़ासकर जिस बोर्ड में आप बैठे हैं, पेपर उठा के देख लीजिए, पेपर दर पेपर वॉच कर लीजिए, 70 नंबर के पेपर में 40 नंबर का न्यूमेरिकल आता ही आता है। 70 नंबर के पेपर में 40 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। और आपको अगर हमारी बात पर यकीन नहीं आता तो आप पेपर उठाइए, 2020 के पिछले पेपर आ चुके हैं, 19 आ चुके हैं, 18 आ चुके हैं, अभी आने वाले भी होंगे अनसॉल्व पेपर, आप देख लीजिए। 40 नंबर का न्यूमेरिकल होगा, 40 नंबर का न्यूमेरिकल होगा। बताओ कैसे करोगे अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होती तो। आप नहीं करते हो तो आप कर पाओगे एग्जामिनेशन में? कभी नहीं। एक तो पहली बात डर बैठा हुआ है मन में, न्यूमेरिकल होता नहीं आपसे। लेकिन दुनिया की सबसे सरल चीज़ फिजिक्स में अगर कुछ करना है तो वो न्यूमेरिकल होता है। सबसे मज़ेदार चीज़, सबसे एंटरटेनिंग कुछ होता है। चैप्टर की थ्योरी कितने दिन चलती है? 1 दिन 2 दिन, चार्ज तो पढ़ा दिया मैंने। अब चार्ज को लेकर के कुल 7 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है, 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल में है और 2 क्वेश्चन NCERT में। 7 4 11 चार्ज को लेकर के कुल 11 क्वेश्चन का डिजाइन है। Q = ये नहीं पढ़ लिया, 11 क्वेश्चन का डिजाइन है। मैं उनमें से एक बताऊं पहले। कुमार मित्तल के दोनों एग्जाम्पल हम बता देते हैं, एक्सरसाइज के 6 सवाल आप लोग लगाएंगे।
फिर एनसीईआरटी के दोनों बता देते हैं। आपको तो फील होगा कि आपने चार्ज रियल में पढ़ा क्या। देखो दो तो बिल्कुल झंडू बाम है, कोई मतलब नहीं है, टाइम पास है। पहला सवाल तुम्हारे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है किताब में, किसी पदार्थ में 4000 इलेक्ट्रॉनों का बाहुल्य है। कितने इलेक्ट्रॉनों का? 4000 इलेक्ट्रॉनों का बाहुल्य है। बाहुल्य मतलब एक्सेस है, एक्स्ट्रा आ गए हैं, बाहुल्य मतलब ज़्यादा आ गए हैं। अब लिखा तो यही है हिंदी में, हम क्या पढ़ें। किसी पदार्थ में 4000 इलेक्ट्रॉनों का बाहुल्य का मतलब बाहर से आ गए हैं, बाहुबली हो गए हैं। बाहुल्य मतलब ज़्यादा हो गए। कितने आ गए हैं? आए हैं ना, तो एन क्या है? वही आए वाले या तो गए वाले। तो एन का मान तुम्हें पता है। आ गए हैं तो चार्ज कैसा होगा सबसे पहले बताओ। और एन ई ही तो फार्मूला है। तो कैसे झंडूबाम सवाल को मुझसे लगवाइएगा? हो गया, लग गया। पहला सवाल खत्म, पहला सवाल खत्म। इसके बाद दूसरा सवाल है एग्जाम्पल का, किसी पदार्थ में 1 कूलाम का आवेश है। किसी पदार्थ में बताओ उससे कितने इलेक्ट्रॉन आए या गए हैं। तो 1 कूलाम का अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन चले गए हों, और 1 कूलाम का नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रॉन मिला नहीं क्या अनु? अरे तेरी तो एक सवाल भी छोड़ पा रही है। चलो इधर पढ़ना, ये तो मैंने बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। एक पदार्थ पर उसमें 1 × 10⁻⁷ लिखा है, मैंने उसे 1 कूलम कर दिया है। क्या कर दिया है? एक मटेरियल के ऊपर 1 कूलम का चार्ज है। कितना? बताओ इससे कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं या आए हैं? बताइएगा, इलेक्ट्रॉन गए हैं कि आए हैं? मटेरियल पॉजिटिवली चार्ज है यार। गए हैं कि आए हैं? गए हैं। कितने? कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन से फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे? अब की बार मैंने आपको क्यू दे दिया है तो एन पूछा है। कुछ बकलोल ऐसे तो नहीं बैठे जो एन का मान ना निकाल पाए। निकाल लेंगे ना सर? कैसे निकालेंगे? हाँ, इसमें फिर बहुत खतरा है आपके ज़िंदगी में। हमसे खेलोगे तो समझो आग से खेलने के बराबर है, अगर ये कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो। हाँ, ये कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे तो इस क्लास में समझो तुम आग से खेल रहे हो। हाँ, ध्यान रखना। तूफानी कैलकुलेशन 6.25 10 की पावर। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी होगी, पक्का है? अब भाई आजकल यूट्यूब पर ज्ञान बहुत बढ़ रहा है। यूट्यूब पर इसमें सबसे ज़्यादा ज्ञान बढ़ रहा है। तो हमने भी देखा है, इतने बड़े अच्छे अच्छे लोग पढ़ा रहे थे। भाई साहब भी हमारे सामने आके खड़े हो गए, गुरुजी 6.25 इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? अब इनसे पूछो, हम भी कब कहते हैं 6.25 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन भाई साहब 6.25 × 10⁻18 होता है। समझ रहे? हाँ, अगर कोई कहता है इतने इलेक्ट्रॉन तो कदापि नहीं होते। इतने इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकते। अभी पूरा समूचा इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि चौथा इलेक्ट्रॉन निकलेगा? 6.25 इलेक्ट्रॉन के नहीं होते, लेकिन 6.25 × 10⁻18 तो हो सकता है ना, क्योंकि ऐसे भी तो हो सकता है। ये पूर्ण संख्या है। तो एक दिन पढ़ा रहे, देख रहे थे, उसमें ज्ञान दे रहे थे लोग, बोले 6.25 इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, ये गलत है। कमाल है। हम भी कहते हैं 6.25 नहीं होते, लेकिन 6.25 × 10⁻18 तो होता है ना। बात खत्म। दोनों किताब के लग गए, किताब के बाकी एक्सरसाइज के लगा डालना। ये 2 टाइप फार्मूले। एन दिया रहेगा तो क्यू पूछेगा, क्यू दिया रहेगा तो एन पूछेगा। मेरे पास सवाल मत लाना। लेकिन तुम्हारी अब कोर्स बुक क्या है? गांजा बाबा की कृपा से एनसीईआरटी। हाँ, गांजा बाबा की कृपा से तुम्हारी किताब कौन सी हो गई है? एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी चलाने से पहले साहब उन्हें विचार ही नहीं किया कि अपने मास्टर अपग्रेड कर लूँ। इतनी हाई स्टैंडर्ड किताब आपको पकड़ा दी, अपने मास्टरों को नीचे गिरा दिया। उनसे कह दिया बेटा दाल चावल बांटो, जाके कोरोना वालों को देखो। क्या व्यथा है यार। मास्टरों को लगा दिया कोरोना ड्यूटी में। यही तो ये देश का दुर्भाग्य है। तुमको एजुकेशन मिलनी चाहिए और तुमको ऐसी जगह पर उलझा के खड़ा कर दिया। कह रहा हूँ यहीं से सुन लो, पहले तुमको मिलनी चाहिए एजुकेशन, और तुमको क्या करवाया जा रहा है? टीचरों को लगाया जा रहा है कि जाके कोरोना वाले मरीजों को देखो, उनकी मॉनिटरिंग करो तुम।
काम डॉक्टरों का है यार, टीचरों का नहीं है। शिक्षक को क्या पता, उनको वहाँ ड्यूटी लगा दी गई आज की डेट में। बेचारे प्राइमरी वाले शिक्षक स्कूल जाते हैं, उनसे कहते हैं खाना बनवाओ, बच्चों को खिलाओ, भूखे पेट ना जाए, पढ़े ना खा कमाल है। चलो, तो मैंने कहा एनसीईआरटी जैसी किताब आपको पकड़ा दी गई हाथ में, ना सिस्टम ने टीचर्स अपग्रेड किए, ना सिस्टम अपग्रेड किया, और एक बहुत हाई जो वर्ल्ड क्लास बुक है, उसका स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास है। आपको बिलीव ना आता हो तो ये इतनी मोटी किताब में एक राइटर है, कुमार मित्तल, और इतनी पतली किताब में पहले पेज में सिर्फ राइटर्स के नाम लिखे होंगे। उनका जरा डेटा देखिएगा, उनकी क्वालिफिकेशन देखिएगा, एवरीवन इज मच क्वालिफाइड। हर बच्चा और हर टीचर वहाँ पर अपने डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप 1 इंस्टीट्यूशन का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो उसमें कुछ लिखा होगा तो झंडू बाम तो नहीं लिखा होगा ना। वो किताब आपने उन गधों को पढ़ाने के लिए और पढ़वाने के लिए पकड़ा दी, पुलिस को पढ़ो, उनको सारा पढ़ के समझ नहीं आ रहा उसमें लिखा क्या है, लगाएंगे क्या। चलो एक सैंपल दिखाता हूँ। चार्ज पढ़ाया अभी तुमको मैंने 15 मिनट में, चार्ज का एक सवाल दिखाता हूँ। सवाल यही है, बोला एक मटेरियल पर 1 कूलम का आवेश आ गया है, यदि 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड दूसरे उससे निकलते हैं तो बताओ कितने समय में 1 कूलम का आवेश आएगा। अब आपका दिमाग चकरा जाएगा। अगर आप अव्यवहारिक अवैज्ञानिक है तो आप समझ ही नहीं सकते लिखा क्या है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 पढ़ता हूँ। किसी पदार्थ पर से अगर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड दूसरे पर ट्रांसफर हो रहे हैं, एक पदार्थ है, इससे इस पर 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन पर 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन इससे इस पर ट्रांसफर हो रहे हैं, तो बताओ 1 कूलम का आवेश आने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। तो सवाल तो हो गया ना। उन्होंने उसी बात को जो अभी भी तुमने सवाल लगाया है कि किसी पदार्थ पर अगर 1 कूलम का आवेश हो तो कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होगा, तो आपने कहा Q बराबर प्लस माइनस ये नहीं कहा ना, प्लस माइनस हटा दो, n चाहिए ना हमको। कितने इलेक्ट्रॉन अभी अभी आपने पाए थे, अभी अभी इसे कैलकुलेट किया था हम लोगों ने 80, यही तो बात है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन वही है, लेकिन एक ऐसा मसाला जोड़ दिया है कि तुम्हारा होश खराब हो जाएगा, समझ नहीं आएगा क्या लिखा है। अगर इस गोले से इस गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन थोड़े नहीं होते हैं, इनको गिनोगे तो 100 करोड़ निकलेंगे। कहो तो इकाई दहाई लिख के दिखाऊं, 10 की घात 9 में 10 की घात 9 का इकाई दहाई लिखो, तो लिख लो, ठीक है। वन इंटू 10 की पावर 9 है क्या ये, 100 करोड़ है। 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गुजर रहे हैं। कितने, 1 2 नहीं, 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन इससे इस पर पहुंच रहे हैं, तो भी 1 कूलम का आवेश आने में कितना समय लग जाएगा पूछा गया है। तो अब कक्षा 4 में जाना पड़ेगा। अब कहाँ जाएंगे, आप कैसे निकालेंगे, वही एक तरीका है। क्लास 4th में हमको वो एक का तो एक नहीं हमको बताया जाता है, यूनिटरी मेथड। तो 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में कितना वक्त लगता है, 1 सेकेंड। तो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा। आपको पता है कि इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे बगैर 1 कूलम चार्ज नहीं आएगा। 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर जरूरी है, इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे या जाएंगे तभी तो 1 कूलम का चार्ज आएगा। तो अब इतने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर होना होगा तो कितना टाइम लगेगा। आपको एक एक नियम से समझाया कि कोई और चीज लगाई तुम्हारे लिए, यही एकमात्र तरीका ही था। ये क्या आ गए, क्या आ गए, सेकंड के बना लेंगे आप मिनट, मिनट के बना लेंगे आप घंटे, घंटे के बना लेंगे आप दिन, दिन के बना लेंगे आप साल। कैलकुलेट करके लाएंगे तो 199.77।
200 साल लग जाएंगे। आपको पता है इसमें कितनी पीढ़ियां गुजर जाएंगी? 7 पीढ़ियां। अबे 4 का है, कह रहे हैं 2 पीढ़ी 100 साल जियोगे। अबे तुम अपने बुढ़ापे तक में अपनी 3 पीढ़ी देख लोगे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नाती। 60 से 70 साल के आदमी में 3 पीढ़ियां देखता है, तो 200 साल में समझ लो कितनी हो जाएगी? 9 पीढ़ियां देख लेगा। मतलब तुम शुरू करोगे आज से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कराना, तुम्हारी आने वाली 7वीं पीढ़ी 1 गुलाम का चार्ज देख पाएगी। फिजिक्स प्रैक्टिकल। अब आप इसी को बोल ही ले लें कि लोड रखा है तो लोड सही आपको कभी नहीं आएगी। अगर आप इसको अपने जीवन से, जिंदगी से जोड़ लें, और विषय भी तो यही है, भौतिक विज्ञान। आप कहाँ जी रहे हो? भौतिक में जी रहे हो ना। एसी चाहिए, कूलर चाहिए, पंखा चाहिए, सब कुछ चाहिए, मज़ा आए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, हाँ चाहिए ना तुमको? किसने दिया है? फिजिक्स ने दिया है। पढ़ क्या रहे हो? फिजिक्स। तो बोझ क्यों है? बवाल क्यों है तुम्हारे लिए? बताओ मुझे, क्यों है? तुम्हारे हिस्से का मेरे पास उत्तर तो नहीं है। तुम्हारे हिस्से का था ये। हाँ। तो आपको चार्ज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का बताना, ईमानदारी से बताना। लेकिन अभी सवाल खत्म नहीं हुए। एनसीईआरटी तो एनसीईआरटी है भाई, अब कह दिया है बाबा ने तो करना पड़ेगा। बाबा का आदेश है। क्या है अंकित? एक और सवाल, इस एक सवाल के साथ चार्ज का समापन करूंगा। अब उसने कहा हाउ मेनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर। 1 कप पानी में कितना पॉजिटिव या जाओ ढूंढो दिन भर। 1 कप पानी में कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए, आपने कंसेप्ट देखा तो आपके भी 2 लाइन भी आपकी कॉपी में लिखी नहीं गई है। आज की लेक्चर में 45 मिनट होने को आ गया, 2 लाइन भी नहीं लिखा गया है। बातें क्या हो रही हैं? साइंस के अपर स्टैंडर्ड से। अब आपको आपकी किताब का दिखा रहा हूँ मैं, बाहर का भी तो नहीं ला रहा हूँ। बाबा ने कहा कि एनसीईआरटी चलेगी तो एनसीईआरटी का एक और सवाल बता रहा हूँ। हाउ मेनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर। कितना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा 1 कप पानी में? तो अब तो सवाल पढ़ के नहीं समझ आ रहा है तो लगाएंगे क्या? तो पहले ढूंढो 1 कप पानी होता कितना है। 1 कप पानी होता कितना है? अब अपना अपना कप, अपना अपना पानी। क्यों भाई? हाँ, अब तुम बाहर वहाँ चाय की दुकान में जाते हो, वो भी 1 कप देता है। साहब कुल्हड़ दे दिया तो 10 ही ग्राम आएगी उसमें। कब मुंह में लगा है, कब खत्म हो गई चाय पता ही नहीं चलता है कि नहीं? कप का संबंध चाय से है, और चाय के कप अलग अलग हैं। गांव में पहले कोई स्टील वाले कप चलते थे, साला उसमें आता बहुत कम था, स्टील का गिलास बहुत बड़ा दिखता था। देखे हो कि नहीं हुआ कप? है, सबके घर में होगा अभी तक। वो स्टील वाला कप इतना बड़ा सा होता था, और नीचे से पूरा ऊपर तक बॉटम रहता था। चाय इतनी सी आती थी, और पीने में मुँह अलग से जल जाता था। सबसे पहला हिट होता था वो। जैसे किसी ने उठाया तो पहले होंठ जीभ से जला देता था वो। उस कप की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब बड़ा प्रश्न ये आया है कि सवाल लगाने जा रहे हो, तुम्हें यही नहीं पता है वो कप बाबा जी वाला कप कितना बड़ा है? कितना बड़ा है तो बताएंगे आप? देखो, अब इनको पता है कि वो कप 250 ग्राम का है, मतलब वो कॉफी वाला है। कॉफी वाला मग, यानी हमारी एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड पर 1 कप पानी को 250 ml कहा गया। 1 कप पानी को 250 ml कहा गया। अब इस एक न्यूमेरिकल के पीछे इतना साइंस होगा, इतना विज्ञान होगा, आपको इतनी केमिस्ट्री मिलेगी कि आपका दिमाग तरबतर हो जाएगा। विज्ञान नहीं पढ़ते तो आपको पता चल जाएगा, देखो आज क्या हो सकता है। अब पढ़ा तो मैं चार्ज ही रहा हूँ, पढ़ाया क्या सुबह से अभी तक है? चार्ज में क्या पढ़ाया? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। इलेक्ट्रॉन गए तो चार्ज, इलेक्ट्रॉन आए, और कोई चार्ज तो नहीं है। तो भैया पहले 250 ग्राम पानी में पता लगाएं कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन हैं, उसी से चार्ज पता चलेगा। 250 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन या कितने प्रोटॉन मौजूद हैं, ये तभी पता चलेगा जब आपको विज्ञान का सीधा मालूम होगा। शुरू करो, ये पहला टॉपिक है। आता हूं आपके लिए।
सबसे पहले पानी को केमिस्ट्री में H2O कहते हैं। सर जी, पानी को H2O कहते हैं। पानी का परमाणु भार निकालूं क्या मैं? 10 हो जाएगा। हेलो, क्या बोल, कहाँ खोए हो? हम सोचे फोन होना गया क्या? हाँ। पानी का परमाणु भार कितना होगा? 18 टोटल। लेकिन अगर मैं इसमें जोड़ूंगा कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो हाइड्रोजन का एक एटम है। हाइड्रोजन के केस में क्या होगा? एक प्रोटॉन होगा एक एटम में और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन है अगर, तो हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ? तो हाइड्रोजन के हिस्से के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हो गए? और ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? हाँ, 8O16 होता है ना। मतलब अगर मैं इसके न्यूक्लियस में जाऊंगा, क्या कहते हैं, ऑर्बिट में जाऊंगा, तो कुल 10 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं एक एटम में। हाइड्रोजन, वो पानी का अगर एक परमाणु है, एक परमाणु है ना, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होगा? तो नेचुरल सी बात है 10 प्रोटॉन का भी तो प्रेजेंस होगा। ओरिजिनल स्टेटमेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो पानी का अगर एक परमाणु मौजूद है, एक एटम मौजूद है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने प्रोटॉन होंगे? क्या 250 ग्राम पानी में एक ही परमाणु होगा? तो अब ये किससे पता लगेगा? नंबर ऑफ मोल से पता लगेगा। तो आपको मोल कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। अब मोल कंसेप्ट आपको केमिस्ट्री में जो भी पढ़ाई गई हो, भार बटे अणुभार, लेकिन सचान सर से आज मूल कंसेप्ट सुन लीजिए। आज सुन लीजिए, लाइफ टाइम आपको काम आएगा। जब तक मैग्नेट का सिरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं आए दिन आपको पंचर करूंगा। मूल कंसेप्ट किसी को पता है? हमारी वाली मूल कंसेप्ट जो हमने बतानी, बोल। वो छोड़ो, तो बताओ इसी साल करने को। ऐसे कुछ भी बताओ जो उस तरह का, इस तरह का, जिससे समझ में आता हो। साफ साफ शब्दों में आज कान खोल के सुन लो, यही मूल कंसेप्ट है। केमिस्ट्री में जो आपने पढ़ी अपनी जगह रखिए, लेकिन हमारी आज फिजिक्स की मूल कंसेप्ट जो एकदम ट्रांसपेरेंट दिखती है इधर से उधर तक। किसी पदार्थ के परमाणु भार को ग्राम में बदल दीजिए। हर पदार्थ का उतना ग्राम 1 मोल होता है। हर पदार्थ का, अब ये कोई लिखित परिभाषा नहीं है, लेकिन ये इतनी प्रैक्टिकल परिभाषा है जिससे मूल कंसेप्ट को परफेक्टली लगाया जा सकता है। किसी पदार्थ के परमाणु भार को ग्राम में बदल दे। पानी है ना, तो पानी का परमाणु भार 18 हो जाएगा। पानी है ना, H2O, तो इसका परमाणु भार कुल कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब 18 ग्राम पानी, 18 ग्राम पानी कितना होना चाहिए? किसी भी पदार्थ के परमाणु भार को ग्राम में बदल दे, उतने ग्राम क्या होता है? वो 1 मोल। पक्का? तो पानी अगर 18 ग्राम है तो कितना होगा? और इतना तो सबको भी पता होगा कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 परमाणु मौजूद होते हैं। 18 ग्राम पानी होता तो इतने परमाणु होते, लेकिन आपके पास तो 1 कप पानी है, तो 1 कप पानी कितना है? 250 ग्राम। 1 कप पानी कितना है? 250 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम पानी होता, फिर एक नियम, 1 ग्राम पानी होता तो कितने परमाणु होते? एक नियम। लेकिन आपके पास तो 1 कप पानी है और वो कप है बाबा जी वाला, तो कितना है? परमाणुओं की संख्या मिल गई प्यारे। और एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन थे? तो इतने परमाणु के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पता चल जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल जाएगी तो क्यू तो अपने आप पता चल जाएगा ना। क्यू बराबर ये नहीं, 250 ग्राम पानी में क्या मिले हैं? ये परमाणु मिले, एटम्स। मूल कंसेप्ट यही तो कहती है, किसी भी पदार्थ के 1 मोल में इतने परमाणु होते हैं। मैंने सीधी भाषा का इस्तेमाल किया है, मुझे टिपिकल, मैंने कक्षा 9 में यही सीखा था, आज तक मुझे यही आता है मूल कंसेप्ट। और वही ज़िंदगी में कहीं लगा दो काम करता है, परफेक्शन के साथ काम करता है, धोखेबाजी नहीं है, परफेक्शन है।
ये फिर तुम्हारे काम आएगा। अभी जैसे मैं कूलॉम्स लॉ पर जंप करूँगा फिर तुम्हारे सामने मोल्स आएगा, इलेक्ट्रिसिटी में जाऊँगा फिर तुम्हारे सामने मोल्स आएगा, मैग्नेट में जाऊँगा फिर तुम्हारे सामने मोल्स आएगा, जब तक मैग्नेट खत्म नहीं हो जाएगा फिर मॉडर्न में फिर एक बार मोल्स आएगा। यानी 11th 12th की पूरी फिजिक्स में ये मोल कंसेप्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी परमाणुओं की संख्या क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? कितने परमाणु होंगे पता चल गया? एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज अगर चाहिए हमको तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही। तो 250 ग्राम पानी में इतने परमाणु थे, इतने 24 परमाणु, इतने हमने 25 कर दिया ना यहाँ। तो एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज था? तो जितना ये नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपके साथ। बैटरी 15% हो गई, चलो कोई बात नहीं, भी तो जाने दो यार, तमाम ज्ञान मत दो, जाने दो। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ रही होगी, थीम क्लियर होगा। कूलॉम्स लॉ आपका इंतज़ार कर रहा है, एक टॉपिक ख़त्म हो गया। मैं कंसेक्यूटिव रखना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अटेंड कर लें, ताकि कल से गौरव सुचारू रूप से पढ़ सकें। फिर संडे को एक क्लास लगा दूंगा और बैकअप दे दूंगा। मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, आप चिंता बिल्कुल ना करें। सिर्फ बिलीव करें खुद पर, मेरे ऊपर नहीं, अपने पर। हम तो बने ही बिलीव करने के लिए। चार्ज खत्म हो गया। अब मेरे पास कुछ है नहीं, आपके पास है 6 सवाल, लगाइएगा तो पता चलेगा। उसमें कोई झंडू बाम सवाल नहीं है, क्यों बराबर ये नहीं लगाना, क्यों दिया है तो ये पूछा, ये लगाया तो क्यों पूछा है। जो अच्छा था वो बता दिया। एक बार इन सवालों पर अपनी रीफोकस जरूर करिएगा, एनसीईआरटी के दोनों सवालों पर, बाकी तो सब बेकार है। चलिए, जब चार्ज से आप बाहर निकलते हो तो जस्ट नेक्स्ट वन टॉपिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बैकबोन है, कूलॉम्स। अगर आपको क्लियर कूलॉम्स लॉ समझ आ गया तो आपको आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आएगी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आएगी तो कल तो हम लोग पोटेंशियल कर ही रहे थे। तो सफ़र बहुत लंबा नहीं है, आप रिपीटेशन पर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी जल्दी इन चीज़ों को रिपीट करते हैं। और रिपीटेशन आपका भविष्य है। आप कितना अच्छा क्यों ना पढ़ लें, लेकिन अगर 8 महीने पहले जो पढ़े हैं उसको आपने हर 8 दिन में रिवाइज नहीं किया है तो आपकी मेमोरी में कुछ नहीं है, आपकी मेमोरी में कुछ भी नहीं। चलिए, वक्त जाया ना करते हुए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। कूलॉम्स लॉ, COLOUMBS, कूलॉम्स लॉ, कूलॉम का नियम। किसी किसी स्टेटमेंट याद है? राइज हैंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे लोगों को स्टेटमेंट याद है, थोड़े लोगों को केवल याद नहीं है। चलो, कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट सुनाएं साहिब। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के विद्यमान। इतना ही है। अब भाई किसी का ला है तो पहले ला आएगा, बाद में उनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा। भाई ला हो तो तब पहले से एक्सप्रेशन थोड़ी नहीं ले सकता हूँ। ला का हमेशा स्टेटमेंट होता है। When 2 point charge are placed at some distance, an attraction or repulsion force act between them, which is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square distance between them. ज़्यादा तेजी से बोल गया क्या? चलो अच्छा हिंदी में सुन लो, तुम हिंदी मीडियम में हो। 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण। आपको पता है आकर्षण बल कब लगता है? जब अलग अलग होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। अब चार्ज 2 ही तरह का होता है। प्रतिकर्षण कब लगेगा? 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के स्टेटमेंट।
दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के सफिशिएंट है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया है आपने, और हमारी फिजिक्स का तो नियम बन चला है, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा। आज खूबसूरत सा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आने वाला है यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बस बस बस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आज से कितनी होगी, पक्का याद रखिएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी के एवज में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। फॉर्मूले के साथ जाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। यही वो फार्मूला है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक को आगे चलाएगा। पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक का भार कंधे पर अकेला ये फार्मूला झेल होता है। तो आपको याद हो गया होगा कूलॉम लॉ, सभी को याद हो गया? क्या याद किया? दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही तो, कुछ और तो नहीं पढ़ा। तो आपको अगर कूलॉम्स लॉ याद हो गया होगा तो आप कूलॉम्स लॉ लिखिए, कि लिख बोल के लिखाऊं तभी लिखेंगे, लिख लेंगे ना। वैसे मैं सबको दे दूंगा, रिटन नोट्स भी मौजूद है बढ़िया, पहले सब तो प्रिपेयर है। अब तो डिजिटल ज़माना आ गया, कोरोना ने कुछ नहीं किया, कुछ तो अच्छा कर दिया। हाँ, हम जैसे लोगों का लोड कम कर दिया। आपको मैं नोट्स भेज दूंगा, आप बस एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, मैं एप्लीकेशन पर डायरेक्ट नोट्स अपडेट कर दूंगा। देख के लिखिए, क्यों समय खराब करोगे, याद करके रखो। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लिखो मत, लिख लेना, वीडियो देख के लिख लेना, वीडियो रिवॉच कर लेना इसी बहाने, है ना। आराम से, प्यार से बोल रहा हूँ, एकदम आराम से। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात खत्म। ये फार्मूला सामने लिखा है, डिजाइन सामने बना हुआ है, लेकिन मैंने तुमसे क्या कहा, दुनिया की सारी किताब, दुनिया के सारे राइटर्स कूलॉम्स लॉ को इतना ही पढ़ाएंगे। अब कूलॉम का नियम है, सचान सर का थोड़ी ना है, हम भी वही पढ़ाएंगे जो कूलॉम ने बताया। लेकिन आपको तो पता है सचान सर के पास फिजिक्स के हर टॉपिक का एक नया विजन मौजूद है, क्योंकि मैंने कभी किताबों को नहीं खोला है। धन्यवाद। हमारे पता चल जाता है मुझे किसकी ज़रूरत है, ऐसे लोगों को पता चल जाएगा मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है। चलिए, आपको पता है यहाँ कूलॉम्स लॉ के बाद, अगर कूलॉम्स लॉ पढ़ने के, आपको पता है फिजिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप थ्योरी लिख करके कापी कितना भरे हो ये किसी मतलब का नहीं है, आपने उसको समझ करके कितना प्रैक्टिस करी है ये सबसे ज़्यादा मतलब है। तो कूलॉम लॉ पढ़ लिया, कागज फाड़ के अचार बना लेना चाहे, या फिर कूलॉम लॉ पढ़ लिया तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दुनिया का जंग आप अकेले जीत लेना। तो पहले आपको अप्लाई करना आना चाहिए ना, और अप्लाई करना आने के लिए एक ज़रूरी शर्त ये है कि जो आपका शिक्षक है वो आपके साथ कितना खड़ा है। आप खाली आके जा रहे हो, अकेले अकेले जंग लड़ने के मूड में हो, या अपने शिक्षक के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हो। गुरु का मार्ग क्या है, गुरु का काम क्या है, आपका मार्ग प्रशस्त करना। आपके मार्ग में कहीं कांटे पड़े हो, पत्थर पड़े हों, उठा के हटाना, या फिर उठा के दे देना, वो आओ चलो, दोनों चीज़ें होती हैं। गुरु चाहे तो आपके मार्ग में और पत्थर लगा दे, देखे तुम पार कर पाते हो कि नहीं। और गुरु का एक मार्ग और भी है, एक काम और भी है, आपके मार्ग के सारे पत्थर हटाता भी जाए। दोनों काम उसके पास है, लगाएगा तो भी भला होगा और हटाएगा तो भी भला होगा। हटाएगा तो आपका रास्ता आसान होगा, और लगाएगा तो कठिन होगा। कठिन रास्ते पार करोगे, दुनिया की जंग आसानी से जीतोगे। सोचो, हम दोनों करते हैं, जरूरत पड़ने पर हटाते भी हैं, जरूरत पड़ने पर लगाते हैं। चल आ जाओ। कूलॉम्स लॉ का जब इतना स्टेटमेंट आप लिख लेते हो तो आपके फिजिक्स की किताब में कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखा गया है। सब लोग किताब खोल के देख लें, कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप लिखा गया होगा।
कूलॉम के नियम का कहीं लिखा होगा, उसको अब किताब में पढ़ेंगे तो 1.5 पेज कम से कम होगा, लिखा होगा, देख लो, किताब खोल लो। 1.5 पेज में आपको कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म लिखा गया होगा। मिला क्या किताब? है क्या? कहीं बैठा हूँ, कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप देखिए है ना, कहाँ ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे। ये कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप है यहाँ तक, यहाँ तक 1 2 2.5 पेज में बोलता हूँ। सबको अपनी किताब में कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप दिख रहा होगा, तो 2.5 पेज आपके पास आ रहा होगा, आ रहा है ना? चलता कूलॉम के नियम का वेक्टर स्वरूप, ये कूलॉम के नियम का सब वेक्टर स्वरूप नहीं है, यहाँ तक आता है। 2.5 पेज में लिखा गया है। क्या आप चाहते हैं कि इसको 2.5 लाइन में आप तक पहुँचाऊँ? यस सर। और वो कंसेप्ट पहुँचाऊँ जो पूरे कूलॉम को अकेले लगा दे? देखना सुनना चाहते हैं? चलिए, कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये आज का आखिरी कंसेप्ट होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जानकारी भी दे दूंगा। अभी आपने कहा कि यहाँ 2 पॉइंट चार्ज मौजूद हैं, एक का नाम Q1 है, एक का नाम दूसरे का नाम Q2। या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या तो दोनों नेगेटिव होंगे, या तो फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा, या तो फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, वो एक ही बात है। अब मैं दोनों नेगेटिव लिख लूँ तो इसी के जैसा सीन बनेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव करूँ या ये नेगेटिव ये पॉजिटिव करूँ, वो एक जैसा सीन बनेगा। तो मैं वो 2 केस इग्नोर कर देता हूँ, 2 केस स्टडी करता हूँ, दोनों पॉजिटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपको आज वो बात बता दूंगा जो कूलॉम्स लॉ को अकेले लगा देगी। 2.5 पेज में लिखा हुआ कंसेप्ट, हमारे साथ 2.5 मिनट बने रहिए, परमानेंट रिमूव कर दूंगा आपके डाउट। लिखना ही नहीं 2.5 पेज, आपको सिर्फ एक बात सुननी है, एक बात समझनी है, वही कूलॉम लॉ को लगाएगी। देखो, कूलॉम्स ने कहा when 2 point charge are placed at some distance, an attraction or repulsion force act between them which is directly proportional to the product of charge and inversely proportional to the square distance between them। जब 2 पॉइंट चार्ज आपस में कुछ दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच एक आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। बल कैसी राशि है? बल कैसी राशि है? वेक्टर। और वेक्टर में डायरेक्शन ना हो तो समझो वेक्टर नहीं है। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे 11 में। सदिश राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है। परिमाण तो हमारे पास है, लेकिन अगर दिशा नहीं है तो वेक्टर की कोई जानकारी आपको है ही नहीं है। और फोर्स में वेक्टर का अगर डायरेक्शन नहीं मिला है तो यू आर नेग्लेक्ट इन द फिजिक्स। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलॉम्स कुछ भी नहीं आएगा। अभी आप कुछ नहीं है, जाइए, आप लोग क्लास चल रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक आए थे तो दूसरे लोग आ गए, चलिए जाइए, अब यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, क्लास चले, क्लास के बीच में डिस्टर्ब नहीं करिए, जाइए। तो मामला तो यहाँ बनता है ना, ये पॉजिटिव चार्ज और ये कैसा है, तो मामला हाँ ये भी पॉजिटिव है। तो अगर इसकी वजह से इस पर कोई फोर्स पता करना हो, करेक्ट। प्लस में क्या होगा? प्लस में क्या होगा? लेकिन एक बहुत बड़ी टेक्निक तुमको मैं सिखा रहा हूं, जीवन भर का झंझट मुक्त हो जाएगा। तरीका सीख लीजिए। इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर फोर्स पता करना चाहते हैं तो एक तकनीक बताता हूं मैं आपको, जो दुनिया में कहीं फेल नहीं होती। लिख लीजिएगा यहाँ पर, जिस आवेश के कारण बल पता करना होता है उसे दूसरे का डायरेक्शन अपने आप पता चल जाएगा। अब अगर इसके कारण इस पर बल पता करना है, इसके कारण इस पर बल पता करना है, तो इसको पकड़ लीजिए। आप इसको पकड़े है ना, बढ़िया, भाग तो नहीं पाएगा, मजबूती से पकड़िएगा। इसको क्या कर देगा? प्लस से तो ठेल देगा, ठेलेगा तो डायरेक्शन किधर को होगा? बाहर को होगा ना। क्या नाम दे रहे हो? 1 ने 2 पर लगाया, इसलिए फिजिक्स में इसका नाम क्या दिया है? वैल्यू बोलो।
बढ़िया है। अगर ये डिस्टेंस आर थी तो कभी सीन ऐसा भी तो आ सकता है कि इस चार्ज के कारण इस पर बल पता करना पड़े, तो जिसकी वजह से बल पता करना होता है उसको पकड़ लेते हैं। पकड़े हैं कि नहीं? भागने ना पाए, देख लेना, बांध दिए, खूंटे गाड़ दो इसमें, पकड़े हो, क्या करेगा इसको? ये डायरेक्शन निकालने का अचूक तरीका है। आगे ही निकालना तो सवाल गलत नहीं होंगे जिंदगी में कभी। नाम क्या दे रहे हो? वैल्यू क्या आ रही है? अपान, बढ़िया है। अब आप थोड़ी थोड़ी मैथ तो सभी लोग 10th में पढ़े हैं। मैथ में कोऑर्डिनेट एक चीज होती है, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में इस जगह को मूल बिंदु कहते हैं। जो इधर को जाता है सब पॉजिटिव होता है, जो इधर को जाता है। इस पिक्चर के हिसाब से अगर मैं आपके साथ बातचीत करूं तो F12 की वैल्यू माइनस F21 के बराबर होनी चाहिए कि नहीं? यही बात किताब में 2.5 पेज में लिखी गई है, समझा नहीं पाए हैं दोनों लोग मिलकर, न कुमार न मित्र। 2.5 पेज में लिखी है यही कहानी। आपको तो पता चल गया F12 F-21 क्यों है। वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। बराबर तो लिखूंगा, माइनस साइन क्यों लगाऊंगा? इसमें पॉजिटिव साइन, इसमें क्यों लगा माइनस साइन? क्योंकि ये बैकवर्ड जा रहा है, पीछे जा रहा है। करेक्ट है क्या? फॉर्मल था, यही काम हम यहाँ कर सकते हैं। इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर फोर्स पता लगाना चाहते हैं, क्या करना चाहिए आपको? जिसकी वजह से फोर्स पता लगाना है उसको पकड़िए तो सही, बात तो नहीं पाएगा। पकड़े, क्या करेगा इसको? अट्रैक्ट करेगा। चलिए करवाइए, क्या नाम दीजिएगा? हाँ, 1 ने 2 पर लगाया है, 1 2 हो गया। कितना अपान? केस तो ये भी हो सकता है कि इसकी वजह से आपसे कोई पूछे इस पर क्या फोर्स होगा, तो जिसकी वजह से बल पता करना होता है उसको इसकी वजह से चाहते हैं क्या? आपकी बात पकड़िए, इसको पकड़ लिए, बात तो नहीं पाएगा, उसका तो कुछ होगा नहीं। या तो इसको क्या करेगा? ये अट्रैक्ट करेगा। तुम भी कभी अट्रैक्ट हुए हो कहीं? सारी फिजिक्स की हमारी जिंदगी ना, हमारी जिंदगी से बहुत जुड़ी हुई है। इसको बाकी कहानियां तो मैं सुनाता ही रहता हूँ। हो गया क्या? इसकी भी तो कहानी लिखी जाएगी। शिवम, क्या किया जाए? आपकी बार क्या ऐसी प्लानिंग है तुम्हारे पास? नियम नियम होता है, गलत बात नहीं करी जाती है। वो उधर को जा रहा है ना, 2-1 इधर को जा रहा था, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, और 1 2 इधर को आ रहे थे। यही जो 2.5 सेकंड में आपको मैंने समझाई ये बात, ये 2.5 पेज में लिखी गई है, और कहीं इस बात को समझाने की कोशिश। अब अगर यहाँ पर नेट फोर्स पूछता है तो आपको पता है हमेशा हाँ, वेक्टर का कंसेप्ट ही लगेगा। अभी तसल्ली रखिए, एक और न्यूमेरिकल से तुमको रूबरू कराता हूँ, कितने नेट फोर्स बताऊंगा, तुम सोचते रह जाए। अभी फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं। कूलॉम्स लॉ क्लियर हो गया, कूलॉम्स का वेक्टर फॉर्म क्लियर हो गया, मेरी थ्योरी लेक्चर खत्म हो गया। आज मैं आपको 2 कंसेप्ट पढ़ा दिए। वन इज द कंसेप्ट ऑफ चार्ज, अनदर वन द कंसेप्ट ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ में और कुछ मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। कूलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट, कूलॉम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू, और कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब अगर कूलॉम्स लॉ में तुम्हें कुछ करना है तो वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और आपको तो पता है एक वर्ल्ड क्लास न्यूमेरिकल के साथ हम आपके साथ जुड़ते हैं पहली बार, और उस न्यूमेरिकल का दुनिया में कोई जोड़ और तोड़ नहीं है। जिससे जिसे समझ में आ गया उसका कूलॉम्स लॉ आज से आसान हो जाएगा, और जिसे जिसे समझ में नहीं आया वो आज से ही रिवर्स गियर में चलने लगेगा। हाँ, रिवर्स गियर में चलेगा। एक सवाल तय कर देता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक का भविष्य। बोलो, जानना चाहते हैं उस एक सवाल को, तो सब कुछ हो जाएगा। इसको हटाना। आपने देखा ये बात 2.5 पेज में लिखी गई है, जाके किताबें पलट लीजिएगा, कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप पढ़ पढ़ के मर जाएंगे, माथा मार मार के, उसमें कुछ नहीं समझ में आएगा क्या लिखा गया है। उसे देखना पसंद नहीं करता मैं खुद, मैं ये पसंद करता हूँ। मैं तो किताबें नहीं पढ़ी आज तक कभी, कसम से बता रहा हूँ।
मैंने आज तक किताब नहीं पढ़ी, मैंने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी एनसीईआरटी को छोड़कर, कोई किताब नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी तो जमाने से आती थी, एनसीईआरटी तो 100 साल पुरानी है। एजुकेशन सिस्टम जब से लागू हुआ 67 में, पहला वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तब से एनसीईआरटी। चलो एक न्यूमेरिकल से आपको रूबरू कराता हूँ, वो न्यूमेरिकल आपका भाग्य बदल देगा। अपने पे हाथ की रेखा देख लो, किसका किसका बदल जाएगा। हमको आती हाथ रेखा देखना, बताएंगे बात। एग्जाम्पल 6 होगा किसी किसी की किताब में, किसी किसी किताब में एग्जाम्पल 7 होगा। खोल तो लेना। ये मेरा मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हम भी आ जाओ, बैठिए कहीं, खान ले लीजिए किसी के साथ, बैठ जाइए। चाय वाली कुर्सी ले लीजिए, हमारी ले लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए, सब बीच में बैठ जाइए। बैठ इधर, इधर बैठिए, इधर इस तरफ। वहाँ कहाँ कोने में जा रहे हो यार? अच्छा वहीं बैठोगे, तुमको वहाँ अच्छा नहीं लगेगा? चलो कोई बात नहीं। देखो मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, ये एक वर्ल्ड क्लास न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है जो एक वर्ल्ड क्लास टीचर के साथ पढ़ रहे हो। डेफिनेटली अगर आपको ये मैं समझा नहीं पाया, समझ लो मेरा पढ़ाना बेकार है, और अगर आप समझ गए तो आपका पढ़ना सार्थक हो जाएगा। कूलॉम्स आपको पहले दिन से लगने लगेगा। ये इस चैप्टर का सबसे टफ मोस्ट न्यूमेरिकल है, इसके टक्कर का दूसरा सवाल नहीं बनाया गया है। बोला एक वर्ग है, नाम इसका ए, बी, सी और डी दिया है। इस वर्ग की भुजा ए, वर्ग की भुजा ए, कोने डी पर रखे आवेश, सभी आवेश क्यू 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 है। कोने डी पर रखे आवेश पर लगने वाला परिणामी बल बताइए। परिणामी, तो अब परिणामी बल का मतलब तो वेक्टर आएगा। तो चलो एक एक करके आज का आखिरी सवाल हो गए लेक्चर का। ये कैसा चार्ज है आपको देखना है कि डी पर जो रखा हुआ बिंदु आवेश है, इसके ऊपर कौन कौन बल लगा रहा है। इस आवेश के कारण इस पर बल लगेगा, सभी पॉजिटिव चार्ज हैं। सभी बल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर उसकी डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पाए तो पूरा जीवन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं आएगा। इस आवेश के कारण इस पर बल पता करना था। हमें क्या करना चाहिए? बढ़िया पकड़े रहना मजबूती से, यही तो कंसेप्ट है। वक्त तो नहीं पाएगा लाला, जो पता ला ला के चक्कर में दे दे। हाँ पकड़े हो ना, भाग जाएगा। किधर जाएगा? प्लस, प्लस में क्या लगेगा? हाँ बदल ला ला के चक्कर में दे दे। नाम क्या दे रहे हैं? ए ने डी पर लगाया है, इसलिए इसका नाम क्या देंगे? अरे ये तो अपनी कॉमन सेंस है। F12 है तो नाक पूछ लगी है कि हम जगह F12 लिखेंगे, क्या नाम देंगे? वैल्यू बोलो। क्यू स्क्वायर अपान, अभी इसकी दूरी आज ये है, हमेशा आर थोड़ी ना होती है। इसी आवेश के ऊपर एक बल और लगने वाला है, इसकी वजह से लाइन मिला लेना एकदम सीधी सी। 45 डिग्री के एंगल पर क्या नाम देंगे आप इसका? FPD। वैल्यू बोलो। 1/4 पाई Q1 Q2 यानी Q स्क्वायर अपान कितना? 2A स्क्वायर कह रहे हैं ये लोग, आपको पता है। हाँ ये A है, ये A है, तो मुझे तो इसकी ज़रूरत है ना। जो लोग पढ़े लिखे हों उनके लिए √2A है, ठीक है ना। पाइथागोरस, पाइथागोरस अंडर रूट फलाने का स्क्वायर पर दिखाने का स्क्वायर। निकाल के दिखाऊं क्या? नहीं ना, √2A। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा भाई ऋषभ? इसी डी पर बैठे चार्ज के ऊपर एक फोर्स का और प्रोग्राम है, कौन लगाएगा? ये भी तो लगाएगा। क्या करेगा? खींचेगा कि धक्का मारेगा? पकड़ लीजिएगा तभी पता लगेगा, भाग जाएगा। नहीं तो इसको नहीं छोड़ना है, इसको क्या करेगा? भगाएगा, स्ट्रेट मारेगा अपवर्ड्स फोर्स। क्या नाम दे रहे हैं? FCD। बढ़िया है। क्या नाम आ रहा है इसका? Q1 Q2 Q स्क्वायर अपान। आपने देखा डी के ऊपर चारों तरफ से लात चल रही है, नहीं चल रही है?
ये भाई इधर मारा है 1 लात, ये भाई सगा है इसका इधर 1 लात मारा है, और ये चचेरा है वो 1 मार दिया है कि आओ तुम भी ले लो। सब भाइयों ने मिल मिल के मारा है बेचारे को। कहाँ जाए? वही तो तुमसे पूछा है कहाँ जाएगा। नेट फोर्स बताओ। अब 3-3 फोर्स लग रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ज्ञानी जो हो जाते हैं कहते हैं गुरुजी जोड़ दीजिए। ज़्यादा ज्ञान तो नहीं है किसी के पास, जोड़ने वाला ज्ञान तो नहीं आ रहा है ना। कि अब मैं कह दूँ किसके ऊपर कुल कितना बल लग रहा है तो कहते हैं गुरुजी जोड़ दीजिए, ऐसा तो नहीं फीलिंग आ रही है। कविता क्या किया जाए? हाँ, पहले कुछ मामला बनाया जाए। चलो कुछ हालात आपके विपरीत हो जाएंगे थोड़ी देर में, इसलिए आपके विपरीत हालात ना होने पाए तो कुछ गुरु मंत्र दे रहा हूँ, ये आपके जीवन में काम आता रहेगा। पाल जी थोड़ा सा मंत्र ले लीजिए, वो जीवन भर काम करेगा। सुनिएगा, आप भाई बहुत बड़ी जगह पढ़ते थे तो अब कुछ मंत्र तो मुझे बदलना पड़ेगा ना। हाँ भैया, शक्तिहीन हो जाते हैं, बचती नहीं है शक्ति। हाँ वही 9 शिक्षकों की शक्ति पूरी तुम्हारे ऊपर लगेगी, तुम्हारे पास बचेगी क्या? इसका नाम F और इसका नाम F, यानी 2 इक्वल फोर्सेस हों तो आंख बंद करके आज से सचान सर के ऊपर बिलीव करिए। अगर वो 90 डिग्री के एंगल पर है, कितने डिग्री के एंगल पर? तो इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, परिणामी बल होगा, वो कितने गुना हो जाएगा? √2F। अगर ये दोनों परिमाण में बराबर हैं, डिग्री 90 है, तो इनका परिणामी कितना हो जाएगा? √2F। अरे पाइथागोरस से निकालो, यह परिणामी का सूत्र कक्षा 11 में मिलता है ना, R बराबर √P² + Q² + 2P cos थीटा। वही तो cos 90 0 होता है। अगर यही 2 बल बराबर परिमाण के हों, ये लाइफ टाइम थॉट है, जब तक आपको मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा इस 12th के ईयर में, तब तक आपको मैं इससे रूबरू कराता रहूँगा। अगर 2 बराबर परिमाण के बल हैं, इनके बीच का एंगल 60 है, तो इनका परिणामी आंख मूंद करके आज से क्लियर कर लीजिए कितने गुना हो जाएगा? कितने गुना हो जाएगा? कुछ सोचना नहीं, बस √3 मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 में। और अगर दोनों समान परिमाण के बल हैं, दोनों बराबर बराबर परिमाण रखते हैं और डिग्री 120, ध्यान रखिएगा हमेशा नहीं लगाना जब दोनों बराबर परिमाण, तो परिणामी बल किसके बराबर हो जाएगा? आज जरा आइए मेरे साथ, FAD और FCD, क्या दोनों का परिमाण बराबर है? दोनों की वैल्यू कितने डिग्री पर है? इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? बिल्कुल मिड से जाएगा। आंख बंद करे रहिएगा, √2 टाइम डिग्री देगा, काम हो जाएगा। परफेक्ट है, ऐसा ही होगा। मुझे क्या करना चाहिए? FAD FCD के रिजल्टेंट का नया नाम FAC दे दूं? अरे D दोनों का है, D हटा दो, नया नाम पैदा हो जाएगा FAC। ये पता चल गया कि AD और CD का रिजल्टेंट है कितने गुना? 2F। अगर आपके पास साइंस की समझ है तो 1.5 पेज में लगने वाले सवालों को 1.5 लाइन भी में लगा सकते हैं, ये मेरा दावा है। FAD और FCD का रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा और कितने गुना हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? अब एक भाई पहले से 1 लात मारा हुआ था इधर से, इन दोनों ने मिलकर अपना परिणामी सेम डायरेक्शन में पैदा कर दिया। तो अंतिम आंसर लिखने के लिए या रिजल्टेंट लिखने के लिए इन दोनों बलों को क्या करना होगा? ज़्यादातर जवाब क्या रहे हैं? मैं प्रैक्टिकल कर देता हूँ। मैं इधर एक सामान को खींचने में लगा था 100 न्यूटन का फोर्स लगा के, आप आई, बोले गुरुजी आपकी थोड़ी मदद हम भी कर दें, 50 हम भी आपके साथ लगा दें, तो टोटल कितना हो जाएगा? और आप हमारी दुश्मन ठहरी, बोली नहीं ले जाने देंगे आपको अपने घर ये सामान, तो 50 हो जाएगा। तो एक पहले से लगा पड़ा था, इन दोनों का परिणामी उसी डायरेक्शन में और आ गया सेम डायरेक्शन, तो परिणामी निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे। जब आप जोड़ देंगे तो इस दोनों को जोड़िए ना, कौन रोका है? अब पता चला दिन भर रख के जोड़ने में लगे हैं, थोड़ी बुद्धि, हाँ थोड़ी बड़ा हो जाइए, अब आप छोटे नहीं रहे, बच्चे नहीं हैं आप, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को तो जोड़ते हुए थोड़ा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करिए। 1/4 पाइप चला जीरो दोनों में कॉमन है, और क्या कॉमन है? अपने स्क्वायर भी कॉमन है,
बचा क्या वहां पर? पहले वाले में 1/2 बच गया, दूसरे के वाले में √2 बच गया। जब आंसर चेक कर लो, अभी तो मैंने सवाल शुरू भी नहीं किया था और सवाल का रिजल्ट आ गया होगा, देख लो। हाँ, एक पेज में लगा ही होगा, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन अगर आपके पास राइट प्लानिंग है तो एक पेज के सवालों को ऐसे ही बातचीत करते करते सॉल्व कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि इस सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बहुत सरल है, बस आपको मन से शामिल होना है। आप 45 मिनट मेरे साथ रोज़ बने रहिए, 1 घंटे रोज़ बने रहिए ज़रूरत के अनुसार, ये अपने आप चलेगा। आप अपना काम ईमानदारी से करिएगा, सब काम हमारे ऊपर मत छोड़िएगा। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपनी ड्यूटी करें, करेंगे तो आनंद आएगा। आज यहीं तक रोक दिया जाए, ठीक है? कैसा लगा आज आपको कूलॉम्स ला? कैसा लगा आज आपको चार्ज ला? और आपको जब ये वीडियो में डाल दूंगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब ये वीडियो अपलोड कर दूंगा अभी 10 मिनट बाद तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं कमेंट करना, ठीक है ना? हाँ, जिन्होंने भी सब्सक्रिप्शन ना लिया हो सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।